हिंदी विषय BA द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर इकाई 3 इकाई 2 में मलिक मोहम्मद जायसी 1492 ईस्वी से 1542 ईस्वी तक इनका पढ़ना है आपको। नागमती वियोग वर्णन। नागमती वियोग वर्णन को पढ़ने से पहले हम उनके जीवन के विषय में जान लेते हैं। अर्थात मलिक मोहम्मद जायसी का व्यक्तित्व वर्णित है। जायसी भक्ति काल की निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा के सूफी कवि थे। जायसी मलिक वंश के थे। आखिरी कलाम नामक छोटी सी पुस्तक में अपने जन्म के विषय में उन्होंने स्वयं लिखा है, भा अवतार मोर न सदी 30 बरिख ऊपर कब बदी। इसके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली में जायसी का जन्म सन 9000 हिजरी अर्थात 1492 ईस्वी के आसपास माना है। वे उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान के रहने वाले थे। इस संबंध में उन्होंने कहा है, जायस नगर मोर स्थानु नगरक नाव आदि उद्यानु। जायस नाम का एक नगर उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में आज भी है, जिसका एक पुराना नाम उद्यान या उज्जालिक नगर बतलाया जाता है तथा इसके कंचाना खुर्द यानी कंचाने नामक मोहल्ले में उनका जन्म स्थान होना भी कहा जाता है। इसे पता चलता है कि उस नगर का प्राचीन नाम उद्यान था। जायसी के पिता का नाम मलिक राजे अशरफ बताया जाता है और कहा जाता है कि वो मामूली जमींदार थे और खेती करते थे। स्वयं जायसी भी खेती करके जीविका निर्वाह करते थे। वे चेचक रोग के कारण कुरूप, बाईं आँख से काने और बाएं कान से कम सुनते थे। इस बारे में उन्होंने खुद कहा है, मोहम्मद बाईं दिस तजा एक सरवन एक आँख। इनकी विकलांगता पर तत्कालीन शासक शेरशाह इन्हें देखकर हंस पड़ा। तब इन्होंने शांत भाव से कहा कि मोहिका हंसिस की कोहरे, यानी तू मुझ पर हंसा या उस कुम्हार यानी ईश्वर पर हंसा। तब शेरशाह ने लज्जित होकर क्षमा मांगी। डॉक्टर गियर्सन ने शेख मोहदी को इनका दीक्षा गुरु माना है। अमेठी के राजा राम सिंह उन्हें बहुत मानते थे। अपने अंतिम दिनों में जायसी अमेठी से कुछ दूर एक घने जंगल में रहा करते थे। किंवदंती है कि अंतिम समय निकट आने पर उन्होंने अमेठी के राजा से कह दिया कि मैं किसी शिकारी के तीर से ही मरूंगा, जिस पर राजा ने आसपास के जंगलों में शिकार की मनाही कर दी। जिस जंगल में जायसी रहते थे उसमें एक शिकारी को एक बड़ा बाघ दिखाई पड़ा। उसने डर कर उस पर तीर चला दिया। पास जाकर देखा तो बाघ के स्थान पर जायसी मरे पड़े थे। जायसी कभी कभी योग बल से इस प्रकार के रूप धारण कर लिया करते थे। काजी नसरुद्दीन हुसैन जायसी ने, जिन्हें अवध के नवाब शजाउद्दौला ने सनद मिली थी, मलिक मोहम्मद का मृत्युकाल रजब 949 हिजरी अर्थात 1542 ईस्वी बताया है, जिसे शुक्ल
यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी स्वीकार किया है। अब उनकी रचनाएं। मलिक मोहम्मद जायसी की कृतियाँ। शिव कुमार मिश्र के अनुसार शुक्ल जी की दृष्टि जो जायसी की काव्य प्रतिभा की ओर गई और उन्होंने जायसी ग्रंथावली का संपादन करते हुए उन्हें प्रथम श्रेणी के कवि के रूप में पहचाना। उसके पहले जायसी को इस रूप में नहीं देखा और सराहा गया था। इसके अनुसार यह स्वाभाविक ही लगता है कि जायसी की काव्य प्रतिभा इन्हें मध्यकाल के दिग्गज कवि गोस्वामी तुलसीदास के स्तर की लगती है। शुक्ल जी के अनुसार जायसी का क्षेत्र तुलसी की अपेक्षा परिमित है, पर प्रेम वेदना अत्यंत गूढ़ है। उनकी 21 रचनाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें पद्मावत 1540 ईस्वी, अखरावट 1503 ईस्वी, आखिरी कलाम कहरनामा 1539 ईस्वी, चित्ररेखा, कान्हावत आदि प्रमुख हैं। अब आपके पाठ्यक्रम में आते हैं। नागमती का वियोग वर्णन। जायसी विरचित फारसी की मसनवी शैली के प्रतीकात्मक महाकाव्य पद्मावत में उपसंहार सहित 58 खंड यानी अध्याय। 30वां खंड नागमती वियोग खंड है, जिसके अंतर्गत रत्नसेन की प्रथम पत्नी नागमती के वियोग का अनूठा वर्णन 12 मासा पद्धति में किया गया है। इसकी भाषा पूर्वी यानी ठेठ अवधी भाषा है। नागमती का वियोग वर्णन। पद। नागमती चितौर पथेरा, पीहू जो गए पुन कीन न फेरा। नागर काऊ नार बस बपरा, ते मोर प्यू मोसो हरा। सुआ काल हुई लेगा पीहू, यो नहीं जात जात बर जियो। भयो नारायण बावन करा, राज करत राजा बल छरा। करन पास लीन्यो कय छंदो, विप्रूप धर झिलमिल इंदु। मानत भोग गोपीचंद भोगी, ले अप्सरा जलंधर जोगी। लेगा कृष्णई गरुण अलोपी, कठिन बिछो जियई किम गोपी। इन छंदों में नागमती के वियोग का वर्णन किया गया है जायसी द्वारा। जब रत्नसेन चित्तौड़ से सिंगल द्वीप की तरफ चले जाते हैं, उस समय की दशा का वर्णन किया गया है। वो कहती हैं, नागमती कहती हैं कि जो हीरामन तोता है वो काल बनकर मेरे यानी प्रीतम को ले गया है। और जिस प्रकार राजा बलि को वामन ने छला था, तथा गोपीचंद को जलंधर ने दीक्षा देकर योगी बनाया था, उसी प्रकार उस तोते ने मेरे पति का हरण कर लिया है। और जिस प्रकार कृष्ण के जाने के बाद गोपियाँ विरह वेदना से युक्त थीं, उसी प्रकार मैं भी हूँ। आगे के छंद देखिए। सारस जोरी कौन हरि, मार वियाधा लीन। झुर पिंजर हुई भई, विरह काल में दीन। पियो वियोग असबाहुर जीव, पपिया नित बोले पियु पियु। अधिक काम दाधे सो रामा, हरले सुबह गयो पियो नामा। विरह बान तस लाग न डोली,
रखत पसीज भीज गई चोली, सूखा हिया हारी भारी, हरे हरे प्राण तजें से बनारी। खन एक आओ पेट में सांसा, खनई जाए जी होए निराशा। पवन डुलावें सींचें चोला, पहर एक समझे मुख बोला। प्राण पयान होत को राखा, को प्रीतम को सुनाओ प्रीतम के भाखा। इन छंदों में चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है और नागमती कहती हैं कि रत्नसेन के जाने के बाद उनकी स्थिति क्या हो गई है। कपड़े गंदे हो गए हैं और ऐसा लगता है कि सांस का आना जाना बंद हो गया है और केवल हवा जो है वही इस शरीर को जियाए हुए है। मुख से बोल नहीं निकल रहे और प्राण जाने की स्थिति में है। प्रीतम अर्थात रत्नसेन की खबर कोई नहीं सुना रहा है। इसी प्रकार इन छंदों में नागमती का वियोग वर्णन है। आगे के छंद देखिए। आज जो मारे बिरह के आग उठे ते लाग, हंस जो रहा शरीर में पांख जरा भाग। पाई महादेई ये नहारो, समुझ जीव चित चेत संभारो। पाई महादेई ये नहारो, समुझ जीव चित चेत संभारो। भौर कमल संग होई मेरावा, सवर नेह मालत पह आवा। पपीहे स्वाति जो जस प्रीति, टेक प्यास बांध मन थीति। धरती जैस गगन सो नेहा, पलट आओ बरखा ऋतु मेहा। पुन बसंत ऋतु आओ नवेली, सो रस सो मधुकर सो बेली। जिन अस जीव करसिता बारी, यह तरबर पुन उठे समारी। दिन दस बिन सुख विधंसा, पुन सोई सरवर सोई हंसा। इन छंदों में नागमती के वियोग वर्णन को आगे बढ़ाते हुए कहा गया है। जिस प्रकार स्वाति बूंद को पाने के लिए पपीहा मन में धीरज रखता है और उस बूंद से उसको प्रीति होती है, प्रेम होता है। जिस प्रकार धरती और गगन का स्नेह है कि बरखा ऋतु में फिर से मेघ वापस आते हैं, फिर से बसंत ऋतु आती है। लेकिन मेरी आत्मा अभी भी उन्हीं के यानी रत्नसेन के विरह वेदना में व्याप्त है, लिप्त है। अगले छंद देखिए। मिले जिब बिछुरे साजन, अंकस भेट हंत। तपन मेघ शिरा जे सहें, ते अद्रा पलुहंत। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा बिरह द्वंद दर बाजा। धूम साम धीरे गंधाए, सेत धरा बगपाते दिखाए। खड़ग बीज चमके चहु ओरा, बूंद बांद बरसे घन घोरा। ओनई घटा आई चहु फेरी, कंत उबार मदन हो घेरी। दादुर मोर को किला पियो, गिरे बीज घट रहे न जियो।
पुष्प नखत सिर ऊपर आवा। हाँ बिनु नाह मंदिर को छावा। अद्रा लाग लाग बोले मोहि बिनु पेव को आदर दे। जिन घर कंता ते सुख तिन गारो अगर्भ। जिन घर कंता ते सुखी तिन गारो अगर्भ। कंत प्यारा बाहरे हम सुख भूला सर्व। इस छंद में आषाढ़ मास का वर्णन किया गया है, क्योंकि ये 12 मासा पद्धति पर आधारित विरह वर्णन है। प्रथम माह आषाढ़ से वर्णन किया गया है। आषाढ़ बरसात का महीना होता है। उस समय प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होता है उसको बताया गया है कि आसमान में बादल गरज रहे हैं और बिजलियाँ चमक रही हैं, घनघोर बारिश हो रही है। दादुर मेढक मोर कोयल शब्द कर रही हैं, यानी बोल रही हैं। उनके बोलने से नागमती को और भी याद आती है रत्नसेन की, जिसके कारण वो कहती हैं कि जिन घरों में स्त्रियों के प्रीतम है वही सुखी है, उन्हें ही गर्व है। हमारा तो प्रिय यानी प्रीतम बाहर है, इसलिए हमें बहुत दुख है और हम सब सुख भूल गए हैं। दूसरा महीना देखिए सावन। सावन बरस में अत पानी भरन परी हो बिरह जुरानी। लाख पुनर्वस पियो न देखा भई बाउर कह कंतस रेखा। रकत के आंसू परति भुइ टूटी रेंग चली जस वीर बहुटी। सखिन रचा प्यो संग हिंडोला हरियर भूम कुसुम्बी चोला। ही हिंडोल अस डोले मोरा बिरह जुलाई देहि जगजोरा। बाट असूज अथाह गंभीरी जो बाउर भा फिरे भमीरी। जग जल बूढ़ जहाँ लगता की मोरी नाव खेवक बिन थाकी। पर्वत समुद्र अगम बिच बीहड़ गन बन ढाक। किम कै भेंटो कंत तुम ना मोहि पाँव न पाँख। सावन महीने में प्रकृति में जो परिवर्तन होता है उसको दिखाते हुए नागमती के वियोग का वर्णन जायसी ने इन छंदों में किया है कि सावन महीने में किस प्रकार सावन महीने में झूला झूलने की प्रथा है। उसी प्रकार नागमती कहती है कि झूले की तरह मेरा हृदय डोल रहा है और उसे बिरह झुला रहा है। सावन महीने में भारी बारिश होती है, जहाँ पे कहते हैं कि इतना अगम बारिश हुई है कि उसको पार करना मुश्किल है। और रत्नसेन और नागमती के बीच में अनेक पर्वत बीहड़ यानी जंगल हैं जो वन से ढके हुए हैं। और नागमती कहती है कि मैं किस प्रकार तुमसे मिलूं, ना मेरे पाँव हैं यानी पाँव में गति नहीं है और ना ही पंख हैं। अगला महीना है भादों का, देखिएगा छंद।
भा भादो दूभर भारी, कैसे भरो रैन अंधियारी। मंदिर सून पीऊ अनते बसा, सेज नागनी फिर डसा। रहो अकेल गहे एक पाटी, नैन पसारे मरो है फाटी। चमक बीज घन गरज तरासा, बिरह काल हुई जीव गरासा। बरसे मघा झकोर झकोरी, मोर दुई नयन चुए जस ओरी। धन सूखे भरे भादो माह, अबहु न आयन सींचन नाह। पुरवा लाग भूम जल पूरी, आँक जवास भई जस तस झूरी। जल थल भरे अपूर सब, धरन गगन मिल एक। धन जोबन अवघा ते बूढ़त पिउ टेक। भादों मास में भी बारिश होती है और घनघोर अंधेरा छाता है। उस महीने में प्रकृति में जो बदलाव है उसको बताते हुए उसका क्या असर नागमती के जीवन पर पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, उसको भी बताया गया है इस छंदों में। अगला देखिए कुंवर मास। लाग कुंवर नीर जग घटा, अबहु आओ कंत तन लटा। तो ही देखे पिउ पलुहें कया, उतरा चीत बहुर कर मया। उतरा चीत बहुर कर मया। चित्रा मित्र मीन कर आवा, पपिया पिउ पुकारत पावा। हुआ अगस्त हरित घन गाजा, तुरय पलान चढ़े रन राजा। स्वाति बूंद चातक मुख परे, समुद्र सीप मोती सब भरे। सरोवर संवर हंस चले आए, सारस कुरलय खंजन दिखाए। बा प्रकाश काश बन फूले, कंत न फिरे विदेश भूले। बिरह हस्त तन साले, धाय करे चित चोर। धाय करे चित चूर, बेग आई पिउ बाजो गाजो होई सदूर। जैसे कहते हैं कि कुंवर मास में बारिश बंद हो जाती है और नीर घटने लगता है और नागमती को ये आशा है कि उसके प्रीतम यानी राजा रत्नसेन वापस आएंगे, क्योंकि चारों तरफ प्रकृति में बदलाव दिख रहा है, किंतु फिर भी वो वापस नहीं आते हैं। तो नागमती अत्यंत विरह को प्राप्त होती है और उसे ये भी आशा है कि अभी तक बारिश हो रही थी, शायद बरखा ऋतु बीतने के बाद पुनः मेरे प्रिय यानी प्रीतम वापस आएंगे। आगे के छंद अगले भाग में देखिएगा। अभी यहीं तक।